जय हिंद जय हिंद जय हिंद एवरीवन। गुड मॉर्निंग, जय हिंद, आदाब, सत श्री अकाल, वंदे मातरम, इनकलाब जिंदाबाद। स्वागत है आप सबका। आई वेलकम यू ऑल। चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करेंगे और जैसे कि मैं बताया था कि प्रैक्टिस सेशन ही स्टार्ट होगा। प्रैक्टिस के बारे में बात करेंगे, प्रैक्टिस कैसे होना है, क्या होना है, क्वेश्चन को देखते हुए चलेंगे। देखो सबसे पहले हमारे सामने जो क्वेश्चन है वो है सिनोनिम्स का। सिनोनिम्स को समझना है, सिनोनिम्स क्वेश्चन है। अब जितने क्वेश्चन हो सके, जितने क्वेश्चन हम कर पाए उसके तरीके से हम करेंगे, बेहतरीन तरीके से करेंगे। पहला वर्ड है हमारा ऑब्नॉक्सियस। ऑब्नॉक्सियस का मतलब क्या होता है, ध्यान देना। ऑब्नॉक्सियस का मतलब होता है कि जो बहुत ही ज्यादा नुकसानदायक हो, यानी पॉइजनस हो। ऑब्नॉक्सियस का मतलब होता है जो पॉइजनस होता है, जो डेट्रीमेंटल होता है, जो नुकसानदायक होता है, ऑब्नॉक्सियस कहते हैं। उसको क्या कहेंगे, ध्यान से देखना। पहला वर्ड है आपका डिप्रेसिंग। डिप्रेसिंग कर देना, डिप्रेशन में चला गया। यहां पर है डिसगस्टिंग, एरोगेंट और फिल्थी। ध्यान देना, यहां पर है फिल्थी। फिल्थी का मतलब होता है जो कूड़ा कचरा जैसा है, गंदा सा है। ये भी कहीं ना कहीं उससे कनेक्टेड है, उससे। ये नुकसानदायक के लिए है, ये कूड़ा कचरा के लिए है। जो कूड़ा कचरा हो, रविश होता है, फिल्ट होता है, गार्बेज होता है, फिल्थ होता है, ये खास करके गार्बेज होता है, डस्ट होता है, ये बहुत सारी चीजें होती हैं। यहां है ऑब्नॉक्सियस। ऑब्नॉक्सियस का मतलब होता है कि जो नुकसानदायक हो। एरोगेंट का मतलब क्या होता है, घमंडी। चलो ये तो कट गया, ये नहीं होना। यहां पर है डिप्रेसिंग। डिप्रेसिंग भी नहीं होगा, डिप्रेस कर देना। डिप्रेसिंग रिमार्क होता है किसी का। अब ये देखो दो चीजें हैं, एक डिसगस्टिंग है, एक फिल्थी है। तो ये फिल्थी का मतलब होता है जो गंदा है, यानी जो गंदे के लिए हो उसे कहते हैं फिल्थी। ये नहीं होगा, क्या होगा, डिसगस्टिंग। ये कहते हैं हाउ डिसगस्टिंग इट इज। कितना कितना नुकसान है ये, कितना नुकसान करने लायक है, कितना गंदा है ये। खास करके इसमें गंदे का टोन ये भी है, गंदे का टोन ये भी है, लेकिन ये लेवल ज्यादा है, इसीलिए ऑब्नॉक्सियस को कनेक्ट कर देगा। नेक्स्ट वर्ड है सिनोनिम्स का कॉविनेंट। कॉविनेंट का मतलब होता है समझौता। ध्यान देना, कॉविनेंट का मतलब होता है जो समझौता हो। दो शब्द कराया था, एक है कोविटस और एक है कॉविनेंट। कोविटस का मतलब होता है लालची। इन दोनों में जो कनेक्टिंग वर्ड है वो कौवे हैं। तो कौवे कैसे होते हैं, लालची होते हैं। और कॉविनेंट का मतलब होता है समझौता, यानी कौवे और एंट में क्या हो गया है, समझौता हो गया है। आ जाओ देखो, यहां पर तीन शब्द एक जैसे हैं। पहला देखो ये केस। चलो केस की तो कोई बात ही नहीं। केस का मतलब होता है रिलेशन, केस का मतलब होता है किसी का अधिकार, यानी अलग अलग प्रकार से केस, ये सब्जेक्टिव एक टॉपिक है। केस कर देना ये तो नहीं है। अब देखो तीन शब्द, कूपन। चलो ये भी हट गया, कूपन नहीं होना, कूपन से कोई मतलब नहीं है। अब देखो कि तीसरा और चौथा शब्द बड़े ध्यान से देखना। और तीसरे चौथे में पहला शब्द है कॉन्ट्रैक्ट और एक है सेटलमेंट। ध्यान देना, सारे लोग आंसर दे रहे हैं कि सर डी होगा। डी नहीं होना, क्या होना, कॉन्ट्रैक्ट होना। ध्यान दो, कॉन्ट्रैक्ट में और सेटलमेंट में जो बेसिक डिफरेंसेस आपको पता चलेगा तब जाके आंसर दे पाओगे। समझो इस चीज को। यहां पर है कॉन्ट्रैक्ट और यहां पर है सेटलमेंट। ध्यान से सुनना, कॉन्ट्रैक्ट का और सेटलमेंट का मतलब मैं बताता हूं। कॉविनेंट का मतलब होता है समझौता। समझौते का मतलब होता है कि जब आप दो पार्टियों के बीच में आपसी अंडरस्टैंडिंग जब हो जाती है, समझौता, समझ हो जाना, दोनों लोग, देखो समझौता बना कैसे है, समझ से बना है समझौता। यानी जब दो लोगों में एक बराबर समझ हो जाए, समझौता हो जाता है। अब ये भी है सेटलमेंट का मतलब भी होता है समझौता, लेकिन दोनों का फर्क बताता हूं। देखो सेटलमेंट का मतलब होता है किसी भी चीज को खत्म होने के बाद जो काम करते हैं उसे सेटलमेंट कहते हैं। जैसे मान के चलो कि दो लोग हैं, अब दो लोग मिल के कंपनी बनाए और एक कंपनी बनाए, बाद में विवाद हो गया। जैसे हीरो होंडा की बात कर लो कि हीरो ने क्या किया, हीरो पहले साइकिल बनाती थी, आज भी हीरो की साइकिल बहुत ज्यादा आती है। अब हीरो ने सोचा कि मुझे एक मोटर मिल जाए तो मैं मोटरसाइकिल बना दूंगा। अब ये गया होंडा के पास और क्या बोला कि मुझे मोटर अपना दे दो, मैं अपने साइकिल में लगा के मोटरसाइकिल बना देता हूं। दोनों के बीच में कॉविनेंट हुआ, कॉन्ट्रैक्ट हुआ। क्लियर। अब बाद में स्टार्टिंग में बहुत सारी कहानियां हैं इसमें कि इसने बहुत सारे ऐसे ऐसे टर्म्स एंड कंडीशन लिखे थे कि हीरो ये नहीं कर सकता, वो नहीं कर सकता। बाद में क्या हुआ कि दोनों के बीच में विवाद हो गया। उस विवाद होने के बाद जो कॉन्ट्रैक्ट करना पड़े उसे कहते हैं सेटलमेंट। इसे कहते हैं सेटलमेंट बेटा।
यानी ये है हीरो, ये है होंडा। पहले क्या हुआ, कॉन्ट्रैक्ट कॉविनेंट हुआ पहले, लेकिन बाद में कोई तरीका, मतलब बाद में कोई प्रॉब्लम आई, उस प्रॉब्लम को एक तरीके से निपटने के लिए सेटलमेंट किया गया कि चलो भाई तुम अलग मैं अलग, जैसे थे पहले वैसे ही हो जाते हैं, तो वही होता है सेटलमेंट। यानी जब भी किसी काम को शुरू करना है तो कॉन्ट्रैक्ट करोगे, लेकिन शुरू नहीं, उस हो कुछ ना कुछ हो चुका है, जैसे दो लोगों के बीच में कोई विवाद हो गया, मारपीट दी एक दूसरे को, तो यानी काम हो जाने के बाद जो समझौता होता है उसे सेटलमेंट कहते हैं, और काम के शुरू करने से पहले जो समझौता होता है उसे कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। आगे बढ़ो, नेक्स्ट वर्ड है एडमोनिश। एडमोनिश का मतलब होता है चेतावनी देना। एडमोनिश का मतलब होता है डांटना, फटकारना, चेतावनी देना, उसे कहते हैं एडमोनिश। एडमोनिश का मतलब होता है कि जो चेतावनी देने का काम करता है। कल के एग्जाम में क्वेश्चन आया था आपका, सर बिल्कुल आएगा। कौन सा ऐसा दुनिया का एग्जाम है अंग्रेजी का है जिसमें क्वेश्चन ना आए? कोई नहीं है। यहां देखो, एडमोनिश, एडमोनिश का मतलब होता है कि चेतावनी देना या फिर डांट लगा देना, वही कहलाता है एडमोनिश। यानी क्या कर देना, रिप्रूफ करना। प्रेस तो चलो नहीं होगा, एंटोनिस पूछता तो चलो हो सकता था। अश्योर का मतलब होता है दिलासा देना, जैसे अश्योरेंस करना, दिलासा देना नहीं होगा। एपोजिट का मतलब होता है उपयुक्त, एपोजिट कहलाता है, जैसे किसी भी चीज के लिए एप्रोप्रिएट कह सकते हो कि ये, जैसे मान के चलो दो लोग हैं, दो लोग के लिए कोई घर बनाया गया, वो घर दो लोग के लिए एप्रोप्रिएट है यानी उपयुक्त है, तो एपोजिट है, तो रिप्रूफ हो जाएगा। डांटना, आलोचना करना। नेक्स्ट देखो, इन। इन का मतलब होता है सराय। इन का मतलब होता है जो रहने की जगह होती है। जैसे आपने अगर इतिहास पढ़ा होगा तो पता होगा कि शेरशाह सूरी ने एक सबसे जो भारत के सबसे लंबा, बहुत लंबा एक ट्रैक बनवाया, रोड बनवाया, जिसका नाम था शेरशाह सूरी मार्ग, जिसको बाद में बदल दिया गया, ग्रैंड ट्रक रोड कर दिया गया, जीटी रोड के नाम से जानते हो आप। उसने ही ये प्रथा शुरू की थी कि हर कुछ कदम दूर पर सरायों का निर्माण करवाया, उसने रुकने की जगह का निर्माण करवाया, उसे इन कहते हैं, सराय। यानी क्या हो जाएगा, फैक्ट्री बिल्कुल नहीं, होटल। किचन तो है ही नहीं, शॉप तो है नहीं, ये कॉमन कॉमन शब्द है, तो यानी ये आपको पता होना। जैसे आप सुने होगे बहुत सी जगहों पे जाओगे ना, तो होटल के नाम के आगे इन शब्द जोड़ा, जैसे पार्क इन नाम रख देगा। बहुत से ऐसे हैं, ग्रैंड इन, बैंक्वेट इन, तो ये दिखाता है क्या कि ये बैंक्वेट भी है या फिर अपना नाम भी है, और इन से क्या पता चल गया, इन से ये पता चल गया कि होटल भी है, इसमें रुकने का भी जगह है, उसे इन कहते हैं, सराय कहते हैं। नेक्स्ट वर्ड है डियर। देखो ध्यान से सुनो, एक है शब्द डियर और एक और शब्द होता है डियर। ये वाला डियर वही वाला है जो आप समझ रहे थे, हिरन। कौन सा, जो सिंगुलर और प्लूरल में एक समान होता है, वो वाला है डियर। ऐसे दो कंफ्यूजिंग वर्ड्स आते हैं। एक होता है शिप, SHEP, शिप, शिप का मतलब भेड़, और एक होता है SHIP, शिप का मतलब शिप, जहाज है ये। क्लियर? तो ये है शिप। अब देखो दोनों में फर्क क्या है बता देता हूं, इसको बच्चे कंफ्यूज जाते हैं। एक है ये शिप, ये डबल ई होता है, और एक होता है SHI और P, ये होता है शिप। देखो एक है डबल ई वाला, एक है आई वाला। इस आई को याद कर सकते हो ऐसे, जैसे आप देखोगे ना किसी जहाज पे, तो उसमें एक गोल सा ये लगा होगा। अब ये क्या करता है, ऐसे पता नहीं, सोनार कहते हैं, रडार होता है, सोनार होता है। समुद्र में जो जहाजों में शायद सोनार लगता है, और जो ऊपर हवाई जहाज है उसमें रडार लगता है। तो यही जो देखोगे ऐसे आपको दिखेगा, तो इससे याद आएगा जहाज में ये होता है, इसमें तो अपने आप याद हो गया। तो शिप का मतलब जहाज और शिप का मतलब भेड़। वैसे ये डियर मतलब हिरन। डियर का मतलब होता है प्यारा, इसलिए कहते हैं माई डियर, माई डियर ब्रदर एंड सिस्टर्स, नहीं है माई डियर, तो वही क्या है, डियर। यंग का मतलब हो जाएगा जवान। यहां पर है कॉस्टली, बहुत ही ज्यादा क्या है, महंगा। क्लोज और ड्यू, ध्यान दो। अब देखो, ड्यू का मतलब होता है बकाया, क्लोज का मतलब होता है बंद। यहां पर है कॉस्टली और यहां पर है यंग। ध्यान से सुनो, मैंने कहा क्लोज का मतलब बंद नहीं होगा। अब दो शब्द बच गए, एक है यंग और एक है कॉस्टली। अब दोनों चीजों को समझो। डियर यानी ये दिखा रहा है प्यारा के लिए, अच्छे के लिए, यंग कर दे, कॉस्टली कर दे। तो देखो यहां पर है यंग, यंग एक एज को दिखाता है, एज की बात करता है। तो ये जो क्या हो जाएगा कि ये यंग एक क्या है, एज को दिखाता है, तो क्या हो जाएगा, कॉस्टली। तो कॉस्टली का मतलब होता है काफी महंगा, कीमती। और एक चीज बताओ, मान के चलो कि बहुत सी कॉस्टली चीज हो, वो कॉस्टली चीज अपने आप में प्यारी लगती ही है। उल्टा चल लो, जैसे मैं बोलूं कॉस्टली क्या है, तो कॉस्टली का मतलब होता है काफी महंगा। जैसे मान के चलो रॉयल्स रॉय है, या फिर बहुत बड़ी गाड़ी है, मर्सिडीज है, ऑडी है, BMW है, ऐसे बहुत सारी गाड़ियां हैं, तो वो अपने आप
वो चाहे कुछ भी हो लेकिन वो प्यारी होती ही है, इसीलिए कॉस्टली से कनेक्टेड क्या है, डियर। क्लियर, आगे बढ़ो। क्लोज नहीं होगा, क्लोज का मतलब होता है काफी क्लोज। हाँ क्लोज, देखो क्लोज यहां पर नहीं होगा क्योंकि ऑलरेडी उससे बेहतर शब्द आ चुका है। हाँ ये नहीं कह सकते कि सर नहीं होगा, क्योंकि ये सब बड़े अच्छे एग्जाम में क्वेश्चन है। मान के चलो किसी क्वेश्चन में पूछ दिया, घुमा के पूछ दिया, अब घुमा के पूछेगा तो बिल्कुल बताना पड़ेगा। रीजन क्या है कि यहां पर प्रॉब्लम ये आती है कि जब कुछ ऐसे क्वेश्चन आते हैं जो लिखे होते हैं सेंटेंस के अंदर, अब जैसे बोल दे कोई कि कोई नाम लिख के कि ये इससे बहुत ज्यादा प्यार करता है और ये इसके काफी डियर है, काफी डियर मतलब फिर यहां क्लोज का सेंस दे दिया, क्लोज भी हो जाएगा। मिनिमम, मिनिमम, मिनिमम का मतलब होता है कम से कम। आ जाओ, लिटिल आंसर दे रहे हैं बच्चे, लोवेस्ट, मिनिएचर, मेगर। ध्यान से सुनो, चारों शब्द काफी इंपॉर्टेंट है। मेगर का मतलब होता है कम, यानी जो नंबर में कम होता है, संख्या में कम, वो मेगर कहलाता है। मिनिएचर, जैसे मिनिएचर क्रिएटर्स होते हैं, क्रीचर्स होते हैं, यानी मिनिएचर मतलब छोटा, छोटे से छोटे। मिनी, देखो मिनी एक शब्द है, मिनी मतलब छोटा, मिनिएचर है ये। यहां देखो लोवेस्ट और लिटिल, लिटिल का मतलब होता है कम, थोड़ा, छोटा, और लोवेस्ट का मतलब होता है कम से कम। लो, देखो एक शब्द होता है लो, अगर इसी शब्द में मैंने लगा दिया लोअर, इससे थोड़ा सा कम, कंपैरिजन को दिखा दिया। और सबसे कम क्या कहलाता है, ईएसटी लगा होने से एडजेक्टिव बन जाता है लोअर, लोवेस्ट, ये सबसे ज्यादा है। लो, लोअर, लोवेस्ट यानी कम से कम। और मिनिमम भी सेम वैसे ही है, जैसे आपने सुना होगा मिनिमम का मतलब कि कम से कम। दुकान पर गए और बोला एक शर्ट दिखाना, तो पूछेगा ना कि सर मिनिमम कितना दिखा दे, कम से कम आपने बोला है तो मिनिमम कितना, तो बोलोगे सर मिनिमम 500 रुपए की शर्ट दिखा दो। तो मिनिमम का मतलब यह हो गया कि कम से कम इतना होना चाहिए। वैसे ही आप पढ़ते हो LCM, लो यानी लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। जैसे मैंने कहा कि 10 का और 15 का LCM क्या होगा, तो आप निकाल के दिए कि 10 और 15 का LCM है 30, तो क्या इसका 60 नहीं है, क्या इसका 90 नहीं है? बोलो सर बिल्कुल है। 90 20 से कट जाएगा, 60 20 से कट जाएगा, 30 20 से कट जाएगा। लेकिन क्या पूछा है कि इसके मल्टीपल में सबसे लोवेस्ट कौन सा है, तो लोवेस्ट है 30। 60 भी है, 90 भी है, और भी बहुत सारे हो जाएंगे, अनंत तक जाएगा ये, लेकिन सबसे कम से कम क्या है, तो 30। इसीलिए 30 को क्या कर देते हैं, एलसीएम बना देते हैं, जिसमें एल का मतलब होता है लोवेस्ट। और वही लोवेस्ट को क्वेश्चन पूछ दिया, देख रहे हो, देख रहा है विनोद कहां कहां से क्वेश्चन पूछ रहा है, मैथ का क्वेश्चन अंग्रेजी में पूछ दिया, लोवेस्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, और यहां देखो डेलीगेट। डेलीगेट का मतलब होता है रिप्रेजेंटेटिव, जैसे आपने सुना होगा डेलीगेशन ऑफ पीपल। जो डेलीगेशन जो होते हैं, जो एक कॉमन लोगों के डेलीगेशन प्रतिनिधि दिखाता है, डेलीगेट, डेलीगेशन, पार्टिसिपेंट, और देखो मेंबर और ऑफिसर, सब क्लोज दिया है, सब क्लोज। ये सब एग्जाम में क्वेश्चन है, इसीलिए इतना क्लोज देखने को मिल रहा है। देखो ऑफिसर का मतलब हो जाएगा अधिकारी, जो ऑफिस में काम करने वाला व्यक्ति होता है उसे ऑफिसर कह देते हैं, बड़े पद का अगर है तो। छोटे लोग को ऑफिस कहां मिलता है, ऑफिस में मिलेगा किसको, ऑफिसर को। जैसे प्ले है तो प्लेयर, ऐसे शब्द आते ईयर। मेंबर है, मेंबर का मतलब होता है सदस्य, मेंबर। यहां देखो पार्टिसिपेंट और रिप्रेजेंटेटिव। देखो पार्टिसिपेंट का मतलब होता है कि किसी पार्टी में पार्टिसिपेंट करने वाला, यानी उसका, जैसे क्या नहीं कहते हैं कि पार्टिसिपेंट है ये, जैसे केबीसी है, केबीसी का पार्टिसिपेंट कर लिया, तो ये है वह पार्टिसिपेंट। लेकिन किसी चीज को दिखाने वाला कहते हैं जिसे प्रेजेंट, प्रेजेंट करना, शो करना, तो रिप्रेजेंटेटिव है ये। देखो रिप्रेजेंटेटिव, आई भी क्या है, वाला वाली, वाला वाली है। रीप यानी किसी चीज को दोबारा से क्या करने वाला, प्रेजेंट करने वाला। और रिप्रेजेंटेटिव का मतलब होता है रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पीपल, और डेलीगेशन ऑफ पीपल होता है। क्लियर। नेक्स्ट देखो इंडस्ट्रियस। अब इंडस्ट्रियस का मतलब पता ही है आपको, मेहनती होता है। जैसे इंडस्ट्री में काम करने वाले क्या होते हैं, मेहनती होते हैं। तो इंटेलिजेंट बिल्कुल नहीं, इंटेलिजेंट का मतलब क्या हो जाएगा, जो दिमाग से है, इंटेलिजेंट है। क्लेवर का मतलब होता है चालाक। रिजर्व्ड का मतलब होता है कि जो कम बोल, ध्यान देना, रिजर्व का मतलब, ध्यान दो, सुनना इस चीज को, कई बार पूछ चुका है, रिजर्व से क्वेश्चन पूछा है कि जो कम बोलने वाला है, यानी अपनी चीजों को ले काफी संकोचित रहता है, रिजर्व रहता है, उसे कहते हैं रिजर्व। जो कम बोलने से रेटिसेंट आता है, नॉन चैलेंट आता है। लोकेशियस का उल्टा पूछ देता है, लोका एक रूट वर्ड है बात करने के लिए, लोकेशियस कहलाता है। तो रिजर्व होगा, कम बोलने के लिए अगर होगा तो होगा। तो यहां पर मेहनत करने के लिए है, हार्ड मतलब कठिन, वर्क का मतलब काम, आईएनजी यानी काम करना। क्लियर। नेक्स्ट देखो
बेनिवोलेंट, बेन एक रूट वर्ड है, कराया था। बेन जैसे बेनिफैक्टर, बेनिडिक्शन, बेनिफिशियरी, जैसे बेनिफिशियल। ये सीधा सीधा ये है कि बेनिवोलेंट दिखाता है कि जो किसी के प्रति उदार टाइप का हो, किसी के प्रति जेनरोसिटी है उसके अंदर, जेनरस है, उदार वाली भावना है। उदार का मतलब यह है कि जैसे कोई खा रहा है, कुछ खा रहा है, वही छोटा सा बच्चा एक है, रोते गिलगिलाते हुए गरीब बच्चा है, आराम वहां पे आके आपसे बोल रहा है कि भैया कुछ खिला दो, तो एक तो होगा कि वो चला जाएगा, बोलेगा जाओ यहां से। लेकिन एक होगा जिसके अंदर इंसानियत, देखो इंसानियत का मतलब है कि जिसके अंदर इंसानियत है वही इंसान कहलाता है, इंसानियत से इंसान बना है। अगर वो छोटा बच्चा है, अगर देखो सीधा कहना यह है कि किसी के दर्द को देख के अगर खुद को दर्द हो, उसे इंसानियत कहते हैं, और उसी इंसानियत से बना होता है इंसान। तो यहां दिखाता है कि जब आपको किसी के दर्द को देख के दर्द का एहसास हो रहा है, इसका मतलब आपके अंदर उदार भावना है। बेन दिखाता है उदारता को, तो क्या हो जाएगा, फ्रेंडली तो नहीं होना, फ्रेंड क्योंकि दोस्ती के बारे में बात नहीं कर रहा है। यहां देखो अफेक्शनेट, अफेक्शनेट का मतलब होता है, जैसे अफेक्शन एक रूट वर्ड है, स्नेह। अफेक्शन इज द फर्स्ट स्टेज ऑफ द लव, यानी जैसे किसी के प्रति प्रेम है तो उसके पहले अफेक्शन होगा, अफेक्शन हो जाना अफेक्शनेट कहलाता है। स्नेह हिंदी में कहते हैं, कितना प्यारा शब्द है स्नेह। यहां देखो हेल्पफुल, हेल्प का मतलब मदद, फुल मतलब भरा हुआ, मदद। अब देखो दो शब्द हैं, अब लड़का कुछ तो ये मार देगा, कुछ तो ये मार देगा। अरे हेल्पफुल का मतलब होता है जो मदद से भरा हुआ हो, लेकिन यहां बेनीवोलेंट कह रहा है, जो बेनीवोलेंट को दिखाता है, चैरिटेबल को दिखाता है। चैरिटेबल, अगर देखो ध्यान से शब्दों को सीखना, यूज करना सिखा रहा हूं आपको। यहां हेल्पफुल है, यहां चैरिटेबल है। हेल्पफुल का मतलब क्या होगा, हेल्पफुल का मतलब यह होगा, ध्यान से सुनना, हेल्पफुल का मतलब होता है मदद करना, यहां पर है। और चैरिटेबल का मतलब होता है कि किसी के प्रति उदार भावना रखना, ये चैरिटेबल यहां पर है। जैसे आप सुने होंगे रतन टाटा के, जो रतन टाटा है, जो रतन टाटा जो है, उनके बारे में सुने होंगे कि अपनी प्रॉपर्टी का बहुत ज्यादा हिस्सा वो दान कर देते हैं। और एक व्यक्ति कोई है जो मदद करने वाला है, तो मदद करने वाला यहां पर है, मदद करने वाला यहां पर हो गया। लेकिन जो एक चैरिटी कर रहा है, दूसरों की मदद कर रहा है, वो यहां पर है। रतन टाटा यहां पर है। नॉर्मल बहुत से लोग होते हैं जो मदद कर देते हैं, तो वो यहां पर है। तो मदद करने वाले से ये ज्यादा है पावरफुल। और शब्दों में ध्यान, अब यहीं से आपको एक समझ निकलेगा। मान के चलो अगर ये ऑप्शन है ही नहीं तो मजबूरी में ये राइट करना पड़ेगा, लेकिन ऑप्शन ये भी है, ये भी है, तो फिर उस हिसाब से इसको राइट, इसको काट के इसको राइट कर दो। आगे बढ़ जाओ, नेक्स्ट देखो अक्यूमेन। अब देखो ये सारे जितने शब्द हैं काफी इंपॉर्टेंट है। ये यहां पर है अक्यूमेन। अक्यूमेन का मतलब होता है कुशाग्र बुद्धि वाला, यानी बुद्धिमान तो है, बुद्धि है अगर उसके पास अच्छा खासा तो बुद्धिमान होगा ही होगा, लेकिन यह दिखाता है जो उसके अंदर शार्पनेस हो। एक शब्द होता है अक्यूट, अक्यूट का मतलब होता है काफी शार्प। जैसे ये देखो, ये ऊपर की तरफ से क्या है, शार्प है, किसी को लेके ऐसे मार दिया लग जाएगा, अक्यूट है, शार्प है। लेकिन जो यहां से इस तरीके का हो, शार्प टाइप का हो, काम दिया करने को और काम को यूं हवा में उड़ाते हुए काम कर दिया, उसके अंदर अक्यूटनेस है, अक्यूमेन है वो व्यक्ति। यानी वो देखो वो व्यक्ति क्या है, अक्यूमेन है। अक्यूट प्लस मैन से बना है अक्यूमेन। यानी देखो एक शब्द करा दिया था एक्यूट और प्लस मैन कर दिया, मेन मतलब एक से ज्यादा लोग, तो अक्यूमेन दिखाता है अक्यूमेनिटी को, यानी जो जिसके अंदर कुशाग्रता है। अब लड़का सोचेगा कि देखो यहां पर नॉलेज भी है, इंटेलिजेंस भी है, विजडम भी है। अब ये तीन शब्द एक जैसे हैं, यानी किसी के पास, अब फिर वही लेवल का बस फर्क है। किसी का लेवल, कोई लेवल यहां पर आ रहा है, कोई यहां पर आ रहा है, कोई यहां पर है, कोई यहां पर है, कोई यहां पर है। अब किसी के अंदर थोड़ा सा नॉलेज हो जाए वो यहां पर आ जाएगा, किसी के अंदर थोड़ा सा इंटेलिजेंस आ जाए वो यहां पर हो जाएगा। अब थोड़ा नॉलेज से थोड़ा ज्यादा काफी समझदार है वो यहां पर आ जाएगा। अब विजडम है किसी के पास, पढ़ा लिखा नहीं है, विजडम है, एक अलग सा तेज है। जैसे मोदी जी, अब मोदी जी की बात करो, मैंने तो आज तक उनकी डिग्री देखी नहीं है, हो सकता है वो साइंटिस्ट रहे हो, कुछ भी रहे हो, या फिर कुछ भी रहे हो, सीधा सा कहना है फेल भी हो, लेकिन उनके अंदर जो एक देश को चलाने के लिए, एक तरीके से ये कहा जाए कि जो देश को इस तरीके से बना के रखे, कंट्रोल करके रखे हैं कि कोई आपस में लड़े ना, कोई आपस में ये सारी चीजें ना हो,
तो वो विजडम दिखाता है। विजडम से एक देश चलाया जा सकता है। विजडम एक राजा के अंदर होता है। एक राजा के अंदर नॉलेज से राजा नहीं बन जाएगा, इंटेलिजेंस से राजा नहीं बनेगा, लेकिन हाँ विजडम से बन सकता है। दूरदर्शिता, सोच, हाँ जो भी हो, 10वीं फेल हो, 12वीं फेल हो, आई डोंट नो, मैंने तो कभी देखा नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे जरूरत क्या है, एक राजा को जरूरत है 10वीं पास रखे। अगर ऐसा होता, आप अगर बोल रहे हो कि नहीं पढ़ने वाला राजा हुई होता है, अकबर कौन सा पढ़ा लिखा था? अकबर को तो अपना नाम तक नहीं लिखने आ रहा था, उसने तो आज तक पढ़ाई नहीं की थी। शायद यही एक रीजन था कि वो ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं था, तो औरंगजेब नहीं बन पाया। औरंगजेब को कहते हैं कि बड़ा पढ़ा लिखा व्यक्ति था, उसने अपने कुरान की आयतों को पूरा अपने रूह में उतार लिया था। कहते हैं कि उसका, औरंगजेब का पिता शाहजहां, जब औरंगजेब पैदा हुआ तभी तक उसे भविष्यवाणी मिल चुकी थी, पता चल चुका था कि या तो उसका जो पुत्र है वो बहुत बड़ा सन्यासी, सेम बुद्ध वाली रचना है, या तो बहुत बड़ा सन्यासी कोई बनेगा, या बहुत ही कट्टर राजा बनेगा, और उसके अंदर कट्टरता बहुत ज्यादा होगी। इसीलिए शाहजहां दिनों रात लगा रहता था उसको पढ़ाते हुए। तुम दिनों रात पढ़ते रहो कुरान, दिन भर कुरान, कहते हैं कुरान को अपने कई बार पढ़ चुका था, कुरान की हर एक आयतों को पढ़ चुका था वो। लेकिन ज्यादा पढ़ा लिखा होना क्या इतिहास में एक बढ़िया राजा का नाम दर्जा प्राप्त किया? कहते हैं कि इतिहास के अंदर 2 ही राजा ऐसे हैं जिनके नाम से पहले ग्रेट शब्द का इस्तेमाल किया गया है, ग्रेट अशोका और ग्रेट अकबर। अब बोलोगे कि अकबर पढ़ा लिखा तो नहीं था, तो क्या एक अच्छा राजा नहीं बना? अपने नाम से पहले ग्रेट नहीं लगवा पाया? बिल्कुल लगवाया। आज भी देख लो, सेकेंड एरा गोल्डन एरा कहा जाता है इतिहास का, स्वर्णिम युग कहा जाता है। सेकेंड एरा था ये अकबर का पूरा काल, और वही दिखाता है कि हमारे मुगलिया सल्तनत कैसी थी। मुगल अगर कमजोर हुए तो ब्रिटिशर्स को मौका मिला भारत में राज करने का। ब्रिटिशर्स के पास ये आया कि हाँ मैं भारत को लूटूं। मुगलों ने तो भारत में जो चीजें किया है आज वो हमारी धरोहर बन चुकी है, हमारे देश का एक पहचान बन चुका है। उन्होंने ताजमहल बनाया, ताजमहल उखाड़ के ले गए इंग्लैंड। उन्होंने लाल किला बनवाया, उखाड़ के ले गए नहीं, वो आज भी हमारे पास है। और आप समझ नहीं सकते हो कि उसकी अगर यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में दर्ज है, वो यूनाइटेड नेशन ऑफ साइंटिफिक एंड कल्चर ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा है वो। ऐसे बहुत सारे ऐसी चीजें हैं जिसके बारे में आप थोड़ा सा पढ़ोगे, बच्चे हो अभी, धीरे धीरे समझ में आएगा। तो बस वो थोड़ा सा कहना यह है कि मैं इसके बारे में बात कर रहा हूं कि जरूरी नहीं है कि एक राजा अगर है तो उसको मास्टरी होनी चाहिए, जरूरी नहीं है कि अगर कोई राजा है तो उसको पीएचडी करा होना चाहिए, साइंटिस्ट होना चाहिए ना। ये दिखाता है कि विजडम या आपकी सोच कैसी है, आप कैसे जो देखो, एक शब्द होता है वाइज, ध्यान दो, वाइज का मतलब होता है काफी, वो दिमाग से बड़ा खतरनाक है। वो खतरनाक का मतलब यह है कि तुरंत ऐसा एक्शन लेगा कि चीजों को पता नहीं चलेगा, कुछ ऐसा खेल खेल देगा, पता नहीं चलेगा, उससे बना है ये विजडम। तो आई होप तीनों चीजों के बारे में समझ चुके होंगे। अक्यूमेन का मतलब होता है इनसाइट, अक्यूमेन का मतलब होता है जिसके अंदर काफी तीक्ष्ण भावना हो, तीव्रता, जिसके अंदर शार्पनेस ज्यादा हो, उसे कहते हैं इनसाइट। इंटेलिजेंस दिखाता है आपके, जैसे इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट है, वो इंटेलिजेंस का मतलब ये होता है कि कैसे छोटी चीजों को, जैसे कि छोटी राई का पहाड़ बनाना, छोटी चीजों को पकड़ के और उसके सुराख मिला, चाप दिया, उसको इंटेलिजेंसी दिखाता है। विजडम एक राजा के अंदर जो सोच होता है उसको दिखाता है, नॉलेज ज्ञान को दिखाता है, लेकिन इनसाइट शार्पनेस को दिखाता है। नेक्स्ट देखो, शार्पनेस इनसाइटनेस की बात करो, अटल बिहारी वाजपेयी जैसे, जिनसे एक बार सवाल पूछा गया कि अगर मैं आपसे शादी करना चाहे, पत्रकार, पाकिस्तान की पत्रकार ने पूछा कि मैं आपसे शादी करना चाहती हूं और मुंह दिखाई में मुझे कश्मीर चाहिए। अटल बिहारी वाजपेयी ने बड़े अच्छे तरीके से वही ठग लाइफ वाला जवाब कैसे दिया कि ठीक है मैं मुंह दिखाई में तो दे दूंगा, लेकिन दहेज में पूरा पाकिस्तान चाहिए। इसको कहते हैं इनसाइट। अब ये जरूरी नहीं कि पढ़ा लिखा व्यक्ति कर पाए। क्लियर? नेक्स्ट देखो, सिनोनिम्स कंप्लीट हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं एंटोनिम्स को। ब्रिटल का मतलब क्या होता है? वीक है, स्ट्रांग है, फ्रेजाइल है और ब्राइट है। ध्यान देखना, ध्यान से समझना। मैं आपको एक तरीका बता चुका हूं कि अगर एंटोनिम्स पूछे तो 70% ऐसा चांस बनता है कि पहला वाला ऑप्शन उसका सिनोनिम्स पूछ दे। अगर इसका मतलब नहीं पता है
तो ये समझ लो कि शायद होगा। अगर लास्ट में, ये सब मैं क्या बोल रहा हूं कि लास्ट की बातों को बता रहा हूं कि ब्रिटल मतलब होता है क्षणभंगुर, यानी जो थोड़े से में ही टूट जाने वाला हो, ब्रिटल कहलाता है। फ्रेजाइल कहलाता है, कमजोर होगा। और सबसे पहले पता चल जाए उड़ा दो, सिनोनिम्स को मिटा दो पहले। ब्रिटल का मतलब होता है आसानी से टूटने वाला, तो यहां पर वीक का मतलब भी होता है कमजोर। फ्रेजाइल का मतलब भी होता है वही आसानी से टूटने वाला। फ्रेजाइल, फर्जी सी चीजें लेके आओगे आसानी से टूट जाएगा। ऑनलाइन कोई सामान मंगाओगे, शीशे उसे का सामान रहेगा तो ऊपर एक मार्क चिपका देते हैं फ्रेजाइल का। ब्राइट का मतलब होता है जैसे ब्राइटनेस बढ़ाते हैं ना मोबाइल का, ब्राइट चमकीला, और ब्राइटनेस बढ़ा यानी चमकी, वो नाउन बना दिया। ये एडजेक्टिव है या एडवर्ब भी ट्रीट कर सकते हो, लेकिन नेस लगाने से नाउन बन गया। स्ट्रांग का मतलब हो जाएगा मजबूत, इसलिए ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी। नेक्स्ट देखो बैरन। अब बैरन का मतलब होता है बंजर, बिना रैन की, बैरन बिना रैन का जमीन क्या हो जाएगा? बंजर हो जाएगा। अगर बंजर होगा, रिच का मतलब क्या होता है? काफी धनी। प्रॉस्पेरस का मतलब ही होता है प्रोस्पेरिटी, जिसके अंदर काफी प्रोस्पेरिटी है, ये भी धनी के टर्म में ही आता है। पॉजिटिव का मतलब होता है, पता है पॉजिटिव, जैसे किसी का माइंड पॉजिटिव होता है, नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव सुने होंगे। फर्टाइल। बैरन क्या है कि बैरन दिखाता है बंजर को। एक शब्द और इस्तेमाल किया जाता है स्टेरिल। स्टेरिल का मतलब होता है बांझ, यानी कोई ऐसी औरत जो जिसके अंदर ये है ही नहीं, वो सारी चीजें हैं ही नहीं, ना ही वो कैपेबिलिटी है कि एक फर्टिलिटी प्रोसेस के होते हुए एक बच्चे को जन्म दे सकती है, उसे ही कहते हैं स्टेरिल, बांझ। यहां देखो बैरन, एरिड, बहुत सारे शब्द आते हैं। बैरन हो गया, एरिड हो गया, इनफर्टाइल हो गया, अनप्रोडक्टिव हो गया। अब इसका एंटोनिम्स पूछा है तो फर्टाइल कर देंगे, प्रोडक्टिव कर देंगे। क्लियर है? आगे बढ़ते जाओ, बढ़ते जाओ, रुको मत, थको मत। ब्रुटैलिटी। ब्रुटैलिटी का मतलब होता है, ध्यान दो, ब्रुटैलिटी का मतलब होता है कि जैसे ब्रूटल है ना, ब्रूटल ब्रूटैलिटी को दिखाता है। जैसे बहुत से लोग ब्रूटल होते हैं, चाहे ब्रूटल किलिंग हो जाता है, ब्रूटल मर्डर हो जाता है। जैसे अभी हाल फिलहाल का एक मैटर आपने सुना होगा दिल्ली में कि कोई एक लड़का है और एक लड़का और एक लड़की प्रेम करते थे एक दूसरे से, और साथ में घर को बिना बताए, घर को बिना सूचित किए एक साथ रहते थे। दिल्ली का मैटर है। उस लड़की को पता नहीं कितने पता नहीं कितने टुकड़ों में, 100 टुकड़ों में काट के फ्रिज में रखा था और डेली एक एक पीस उसको फेंकता था। अब धीरे धीरे पुलिस को जब ये मैटर पता चला तो वहां से चीजें निकल के आई। हाँ, जो मुझे नहीं पता नेम क्या है उसका। क्लियर? तो यही कुछ था। इसीलिए कहते हैं कि थोड़ा सा सोच समझ के करना चाहिए, बहुत सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए करना चाहिए। अब बताओ माँ बाप के घर पे क्या बीत रहा होगा। याद रखना एक चीज, किसी के अंदर अब ज्यादा डूब जाते हो तो फिर अंदर से टूटना ही है, मिटना ही है, बर्बाद ही होना है। किसी भी चीज, खास करके मैं दूसरे टर्म में बात कर रहा हूं, उसके अंदर अगर डूबोगे पूरा तो तय है कि डूबोगे, तय है कि टुकड़ों में टूट जाओगे। ना यकीन आए, एक चाय का कप लेना, उसमें बिस्किट को थोड़ी देर के डुबा के लिए देख लेना, समझ में आ जाएगा। यहां देखो ब्रूटैलिटी उसी को कहते हैं, ब्रूटल किलिंग हो गया। बताओ काट काट के पीस की काट के फ्रिज में रखा, पता नहीं उसको क्या है ऐसे चीजों के अंदर। ब्रूटैलिटी कैसे लुक कर लेते हैं। ब्रूटैलिटी का मतलब होता है वही जो बता रहा हूं। अब देखो उसी को क्रूएलिटी कहते हैं, तो इसीलिए सबसे पहले क्या ढूंढना है, सिनोनिम्स दिख जाए उड़ा दो पहले उसे। बेस्टैलिटी है ये, बेस्ट किसी चीज के अंदर दिखाना। ह्यूमैनिटी है और मर्सी है, ध्यान दो, दोनों एक चीज है। मर्सी का मतलब होता है जिसके अंदर दया हो, और ह्यूमैनिटी का मतलब यही होता है मानवता। ध्यान दो, दोनों चीजों के फर्क के बारे में बताता हूं। अब लड़के क्या है, बच्चे, मैं लड़का लड़की नहीं बोला हूं, मेरा यह कहना है कि बच्चों जो स्टूडेंट होते हैं उन क्या सोचते हैं कि सर ह्यूमैनिटी मर्सी कैसे एक जगह। ध्यान देना, ह्यूमैनिटी का मतलब होता है दया और मर्सी का मतलब ही होता है दया। यहां पर कहता है मर्सी होगा, ह्यूमैनिटी होगा। ध्यान से समझना दोनों चीजों को। देखो, ह्यूमन का मतलब होता है मानव। क्या है? मानव। यानी अगर किसी के अंदर मानवता का मतलब यह है कि किसी के अंदर मानव को लेके, और मानव को लेके उसके अंदर मतलब सीधा यह कहना है कि जो कोई रहम करे, जो कोई किसी पर दया करे, लेकिन कंडीशन यह है कि मानव होना चाहिए, उसको कहते हैं ह्यूमैनिटी। जैसे मान के चलो कि जा रहे हो रास्ते से, एक छोटा सा कोई भी एक आदमी है, वो ठंड से कांप रहा है,
उसको ऐसा लग रहा है कि अगर कुछ गर्म कपड़े पे नहीं मिले तो मर जाएगा। अब आप देखिए कि कांप रहा है, आपने अपना जैकेट निकाला, उसको पहना दिया। ये आपके अंदर ह्यूमैनिटी है, मर्सी भी है, लेकिन इसमें ह्यूमैनिटी का मतलब ये हो गया कि वो ह्यूमन था। वही थोड़ी दूर से आप गए, एक छोटा सा जानवर दिखा, एक कोई बकरी का बच्चा दिखा, वो भी ऐसे ठंड से कांप रहा था, और उसको भी अगर कोई गर्म कपड़ा ना मिले तो मर जाए, उससे भी क्या कहेंगे? ह्यूमैनिटी, मर्सी। अब आपने उसको कपड़ा नहीं दिया, क्यों? क्योंकि वो मानव नहीं था। आपने ये देखा कि मानव होगा तो ही मैं करूंगा, उसको ह्यूमैनिटी कहते हैं। लेकिन कोई व्यक्ति ऐसा है या फिर कोई ऐसा सोच का व्यक्ति है जो मानव में और जानवर में कोई फर्क ना समझे, उसी को कहते हैं मर्सी, दया। मर्सी किलिंग के बारे में आप सुने होंगे किसी को भी। तो यहां पर देखो लेबल का बस फर्क है। लेकिन अगर मैं ये सवाल खड़ा कर दूं कि अगर ये ऑप्शन ना हो तो ये हो जाएगा, अगर ये ऑप्शन ना हो तो ये हो जाएगा। लेकिन जब आप दो चीजों पर कंपैरिजन करते हो तो उस कंपैरिजन के हिसाब से ये चीजें निकल के आती है कि ये ज्यादा एप्रोप्रिएट है कि ये ज्यादा एप्रोप्रिएट है। अगर यही चीज लिख देता किसी सेंटेंस में यूज करके किसी जानवर के लिए, तो जानवर के लिए ये आ जाता। लेकिन अगर इंसान के लिए लिख देता, ह्यूमैनिटी आ जाता। तो ह्यूमैनिटी में और मर्सी में बस इतना फर्क है कि आप दया करो, लेकिन दया का कंडीशन ये है, मानवता कंडीशन ये है, आपके अंदर जेनरसिटी का कंडीशन ये है कि वो मानव को ही करूंगा। जैसे आपने सुना होगा अशोक के बारे में, ग्रेट अशोका, कहते हैं कि उसने जानवरों के लिए भी कंजर्वेशन डिपार्टमेंट बिठाया, जानवरों के लिए भी मेडिकल फैसिलिटी प्रोवाइड की। अब वो भी चाहता, सोचता कि जानवर जानवर है, मानव के लिए बनाओ, मानव के लिए हॉस्पिटल बनाओ। लेकिन जानवर के प्रति दया, ऐसे बहुत से लोग बड़े साइनोफाइल टाइप के होते हैं, सिनोफिलिया टाइप के होते हैं, जैसे कुत्तों से प्यार होता है, जानवरों से प्यार होता है। उन सबको क्या कहते हैं? तो उन सबको ह्यूमैनिटी नहीं कहेंगे, मर्सी कहेंगे। लेकिन मैं इसको गलत नहीं काट रहा हूं, समझाते हुए चल रहा हूं कि यह गलत क्यों है। इसके सेंटेंस में ब्रूटैलिटी का मतलब क्या हो गया कि जैसे किसी जानवर को लिया, जानवर को फेंक दिया, जानवर को मार दिया, तो वो ब्रूटैलिटी है उसके अंदर, उसको मर्सी में चेंज कर दो। नेक्स्ट देखो, बेनीवोलेंट आ गया फिर से, बेनीवोलेंस, बेनीवोलेंट। अब देखो बेनीवोलेंट का रूट बेन एक रूट वर्ड में था। मैंने उस टाइम ही बताया था कि बेनीवोलेंट का बेन का उल्टा होता है मेल, जैसे बेनिडिक्शन, मेलिडिक्शन, बेनिफिशियल, मेलिफिशियल, बेनाइन, मेलाइन। यानी बेन का सीधा सीधा रूट वर्ड क्या होगा कि वो मेल दिखाता है। यानी मेल का मतलब होता है जैसे कि मालवेयर, आपने सुना होगा कि जो कचड़े भर जाते हैं, मालवेयर है ये। तो बेन देखो, वोलेंट वोलेंट, वोलेंट वोलेंट, बेन और मेल, तो मेलीवोलेंट, बेनीवोलेंट, मेलीवोलेंट, बेनिडिक्शन, मेलिडिक्शन। क्लियर? नेक्स्ट देखो, ब्यूटीफुल। अब देखो ये भी आपको कुछ सीख देगा ये। ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल का मतलब क्या होता है? सिनोनिम्स होता, थोड़ा दिखाता है, इसमें खेल दिखाऊंगा तो प्रैक्टिस चलेगी ही चलेगी। ब्यूटीफुल का मतलब होता है कि जो काफी खूबसूरत हो। ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल मतलब खूबसूरत। अगली का मतलब होता है कुरूप। बिजायर का मतलब होता है कि जो, बिजायर का मतलब विचित्र, यानी अजीबोगरीब, पेक्यूलियर। पेक्यूलियर को कहते हैं बिजायर, विचित्र है, अजीबोगरीब। अजीबोगरीब का मतलब यह है कि जैसे कोई मार्केट में निकले, कोई व्यक्ति को देखा, यहां छेद करवा दिया, यहां छेद करवा दिया, यानी पूरे कान में छेद है, बाल को पता नहीं कैसे कैसे करके ऐसे इसे बना रखा है, यानी वैसा व्यक्ति का आपने देखा नहीं है अमूमन, उसी को कहते हैं बिजायर। यूनिक का मतलब ये देखो, यूनिक का मतलब होता है, ये अच्छे के टर्म आता है, पॉजिटिव टोन देता है। यूनिक, यूनिक मतलब होता है अनोखा, काफी यूनिक टाइप का है। बाउंटीफुल का मतलब हो, जैसे बाउंटीफुल, किसी चीज के बारे में क्या, प्रचुरता, बाउंटीफुलनेस। क्लियर? नेक्स्ट देखो, बिजायर आ तो गया, विजायर। विजायर का मतलब होता है कि जो बड़ा ही विचित्र हो। क्लियर? अब विचित्र तो है, लेकिन इसको समझना यह है कि इसका सिनोनिम्स नहीं पूछा, एंटोनिम्स पूछा है। ड्रॉल नहीं होगा, रिडिकुलस भी नहीं होगा। रिडिकुलस का मतलब होता है हास्यास्पद, यानी हास्यास्पद का मतलब है कि जो काफी फनी टाइप का, यानी कॉमिकल टाइप का है। ये है तो ये भी है, ये है तो ये भी है, दोनों नहीं है, ये हंसने के टर्म में। ऑर्डिनरी। अब मैंने आपको क्या बताया, अभी थोड़ी देर पहले बताया कि बिजायर का मतलब होता है कि जो विचित्र टाइप है, यानी अजीबोगरीब टाइप है, उसे बिजायर कहते हैं। और इसको अभी बताया कि जो आपने अमूमन नहीं देखा है, यानी आप नॉर्मली उसे देखते नहीं हो। आप गए कहीं पर, किसी व्यक्ति को देखा, वो अजीबो तरीका कपड़ा पहना है,
अजीबो तरीके से उसने डिजाइन बनवाया है, पूरे पूरे शकल पे मान के चलो लाल रंग का टैटू बनवा लिया, अब देखने में सियार जैसा लग रहा है। अब वैसे लोग अमूमन देखने को नहीं मिलेंगे, अमूमन का मतलब होता है यूजुअली, तो इसीलिए ये यूजुअली नहीं दिखता है, यानी ये अजीब है, यानी स्ट्रेंज टाइप का है, तो ऑर्डिनरी है। स्पेशल कहोगे ना, उसे स्पेशल मान लो तो ऑर्डिनरी हो गया। नेक्स्ट देखो, बारबेरियस। बारबेरियस का मतलब होता है असभ्य, बारबेरियस का मतलब होता है अनसिविलाइज्ड। बारबेरियस का मतलब होता है कि जो उसको ये नहीं पता है कि कैसे रहना चाहिए। अब खाना खा रहा है, खाना खा के, आपने एक मूवी अगर देखा होगा द ब्यूटी एंड द बीस्ट, बहुत अच्छी मूवी है, तो उसमें एक पूरी वो एक्चुअली वो स्टोरी ही है जिसको दिखाया गया है। तो उसमें दिखाता है कि एक व्यक्ति जो श्राप के कारण हो जाता है, अब कोई व्यक्ति ऐसा हो कि ऐसे लिया और लेके और ऐसे खा रहा है, खाया जा रहा है ऐसे, ये तरीका है, असभ्यता को दिखाता है। उसको पता नहीं है कैसे बैठना चाहिए, कैसे रहना चाहिए, ये असभ्यता है, यही कहलाता है बार्बरस। इसका उल्टा होता है, यानी सिनोनिम्स होता है अनसिविलाइज्ड। क्या होता है? अनसिविलाइज्ड। तो इसका एंटोनिम्स क्या हो जाएगा? सिविलाइज्ड। सभ्य नहीं है, सभ्यता, सभ्य से बना है सभ्यता। इसीलिए आपने सुना होगा कि जो सिंधु घाटी सभ्यता कहते हैं, उसे सभ्यता क्यों कहें? क्योंकि वहां के लोगों के अंदर सभ्यता थी, एक सभ्य लोग थे जिनको पता था कैसे रहना चाहिए। कहते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता में जो मोहनजोदाड़ो था, मोहनजोदड़ो कहो या मोहनजोदाड़ो कहो, उसमें जो ड्रेनेज सिस्टम कितना बढ़िया था। कहते हैं कि दरवाजों के मुंह अलग दिशाएं में खुलती थी, वहां पे सारी चीजें एकदम बेहतरीन तरीका से डिजाइन था। कहते हैं कि उस टाइम के आर्किटेक्चर पता नहीं कैसे कैसे होते थे, हर घर में कुआं था। तो यह दिखाता है क्या कि जो व्यक्ति के अंदर सभ्य है, जो व्यक्ति के अंदर सभ्य से बना है सभ्यता। अगर अब जैसे जानवर को सभ्यता कहोगे, जानवरों का सभ्यता नहीं, वो सभ्य होते नहीं है। अब जैसे मान के चलो कि आप लोग कहीं किसी के घर पे गए, अब वो 4-5 बिस्किट लेके आया, अब कोई एक उसमें से 4-5 लोग हैं, अब वो देखा है कि 5 लोग थे, एक काम करो 5 है तो 6 बिस्किट लेके चलो कि कोई एक खाना अधिक हो खा लेगा। अब आप गया कोई, अब वो क्या है, एक ही व्यक्ति उठा के 5-6 बिस्किट खा गया, बाकी के लोग देख रहे हैं। ये सभ्यता नहीं होता है। अब जानवरों के बीच वाला में फर्क क्या है? यही है कि अगर मान के चलो जानवरों के बीच में अगर 5 रोटी रखोगे, 4 जानवर हैं तो एक ही चाहेगा कि सब खा लूं मैं, लेकिन आदमियों के बीच में रहो तो उसको पता है कि एक एक रोटी सबके लिए है, एक एक रोटी सबको खाना है। इसी से निकलता है सभ्यता, जो कि बार्बरस में नहीं होता है, असभ्य होता है, सिविलाइज्ड हो जाएगा। क्लियर है? देखो, कम पढ़ो, थोड़ा थोड़ा आराम आराम से चलो, लेकिन हां सारी चीजों के बारे में समझ बेहतर होना चाहिए। यहां पर देखो, बोल्ड। बोल्ड का मतलब होता है साहसी। बोल्ड का मतलब होता है काफी ऐसे बोल्डनेस दिखाता है कि बोल्डनेस का मतलब यह है कि सामने से मान के चलो कोई कुत्ता दौड़ा लिया, अब एक जो होगा तुरंत भागेगा, तुरंत वहां से और भागेगा, दूसरा होगा कि तुम डंडा उठा के आ जाओ। ये बोल्डनेस है, उसके अंदर दृढ़ता है कि 5 लोग अगर कहीं पे कवर कर लिए, घेर लिए, शेर सासुरी जैसे दृढ़ता होना चाहिए कि चुनारगढ़ के किले में बैठा हुआ है, अंदर मस्त पड़ा हुआ है, बाहर भारत की सबसे बड़ी सभ्यता, भारत के बहुत बड़े से बड़े लोग, हुमायूं जैसे लोग दिल्ली पर विराजमान हैं, आगरा और दिल्ली पर पूरा कब्जा है, चुनारगढ़ के किले में घेर लिया चारों तरफ से, आराम से अंदर मस्त टीवी देख रहा है, सोफा उफा पर लेट के टीवी चल रहा है, भारत पाकिस्तान का मैच चल रहा है, आराम से बैठ के देख रहा है। आओ, पता चला कि मैच खत्म हुआ तो सुनने में आया कि अरे हुमायूं बाहर से कीला तोड़ रहा है, घेराबंदी किया हुआ है। अच्छा हुमायूं अफीमची, एक काम करो, तो शराबी है, 10 बोतल शराब लेके जाओ और 5 किलो कबाब लेके जाओ और जाओ उसे भिजवा दो उसके पास। उसको देख के अब वो शराब और कबाब देखेगा तो मन करे कहां बस एक रूम मिल जाए, रूम में आराम से बैठ के शराब और कबाब के मजे लिए जाए। भिजवा दिया, हुमायूं लेके वापस लौट गया घर पे, वापस चला गया। अब एक जो होगा डर जाएगा कि भाई भारत का सबसे बड़ा पावरफुल रूलर बाबर जैसा, बाबर का बेटा, कहते हैं बाबर इतना ताकतवर था, राणा संगा को कुछ नहीं समझा, उनसे जीत लिया पूरा। उस समय दिल्ली सल्तनत का सबसे पावरफुल रूलर इब्राहिम लोदी घर में घुस के मारा, खेमे में आक्रमण किया,
मेदिनी राय को रगड़ दिया, उसका बेटा हुमायूं, भारत जिसके अंदर ये उसी तरीके से हो जाएगा कि अमित शाह का बेटा जय शाह, राजनाथ सिंह का बेटा मोदी जी का तो है नहीं, तो फिर ऐसे जो लोग हैं, अब ऐसे लोग मिलके और एक जगह पर पकड़ लिए किसी को, अब वो डर जाएगा बेचारा कि एक पुलिस आता है, सिंगल से पुलिस कांस्टेबल आ गया, हालत खराब हो जाती है लोगों की। यहां देख रहे हो कि दिल्ली सल्तनत जिसमें सबसे बड़ी सभ्यता, आप पढ़ते हो, सभ्यता नहीं सबसे बड़ा एक पार्ट है मुगल सल्तनत के बारे में। मुगल सल्तनत का इतना पावरफुल रूलर, बाबर का बेटा शेर शाह सूरी के दरवाजे पर खड़ा है कि बाहर निकलो चीर दूंगा, मस्त टीवी देख रहा है, भारत पाकिस्तान का मैच पी रहा है कोल्ड ड्रिंक के साथ, पॉपकॉर्न के साथ। ये कहते हैं बोल्डनेस, बोल्डनेस को दिखाता है, यानी नर्वस नहीं होना। इसका उल्टा, अच्छा उल्टा पूछ रहा है ना, देखो बोल्ड का मतलब हो जाएगा जो साहसी है। अब फियरफुल, डरपोक, कोय का मतलब होता है सीधा साधा, एकदम सीधा साधा भोला भाला, उसको कोय कहते हैं। नर्वस का मतलब होता है कि जो अंदर से थोड़ा सा नर्वस है। यहां पर है टिमिड, डरपोक को दिखाता है। क्लियर, टिमिड डरपोक को दिखाता है। अब देखो एक एक निकाल लेते हैं, बोल्ड साहसी है, टिमिड डरपोक हो जाएगा, नर्वस तो अंदर के लिए है, कोई सीधा साधा है, फियरफुल अंदर से भयभीत है। क्लियर, आगे बढ़ते हैं, बहुत बढ़िया तैयारी, सारी चीजों को समझते हुए चलना है। बामी का मतलब होता है आरामदायक, बामी का मतलब होता है जो काफी आरामदायक हो, बामी का मतलब होता है काफी प्लीजेंट को दिखाता है, जैसे बामी वेदर कहते हैं, बामी काफी आरामदायक है, सुहावना है, बामी कहलाता है। आ जाओ देखो, नोबेल, हार्ड, ऑब्सीन। ऑब्सीन का मतलब होता है इंडिसेंट, अश्लील, अश्लील को देख लो, बॉलीवुड में जो हीरोइनियां दिखती हैं ऑब्सीन है। हार्ड, बामी, सुहावना, तो हार्ड हो जाएगा। नोबेल एक अच्छे पर्सनालिटी को दिखाता है, प्लीजिंग इसका सिनोनिम्स है, जैसे प्लीजेंट अच्छी, अनप्लीजेंट जो अब बुरा है, यानी अच्छा नहीं है, अनप्लीजेंट, प्लीजेंट का भाव समझाता हूं। जैसे मान लो जो ठंडी का टाइम है, कड़ाके की ठंड चल रही है, जनवरी का महीना है, बीच का महीना जनवरी में चल रहा है, बीच का तारीख है 10-15 तारीख है। अब किसी को लेके गया और रूम में बंद किया, बाहर से ताला मारा और एसी को चालू कर दिया, और एसी को एकदम ठंडे पर चालू कर दिया, 2-4 कूलर वूलर भी लगा दिया। अब उस व्यक्ति की जो हालत होगी, उस हालत को कहते हैं अनप्लीजेंट। लेकिन उसी को लेके गया और आराम से बिठाया, ताला मारा और बाहर से रूम हीटर चालू कर दिया, अंदर रूम हीटर जा रहा। अब बताओ, उसको तो मस्त एकदम बोला, गर्व फिरदौस बर रूए जमी, अमी अस्तो अमी अस्तो अमी अस्त, कि अगर कहीं स्वर्ग है तो यहीं पर है, यहीं पर है, आराम से सो जाएगा वो, उसे कहते हैं प्लीजेंट। इस चीज को याद रखना, अनप्लीजेंट प्लीजेंट का भाव आपको पता होना चाहिए जब भी आप कुछ बता रहे हो तो। नेक्स्ट देखो, बेनफुल। बेनफुल का मतलब होता है नुकसानदायक, सॉरी जो, हाँ एक तरीके से नुकसानदायक के भी टर्म देता है, खास करके इसके बारे में बात करते हैं। बेलफुल और बेनफुल दो शब्द होते हैं, जो चीज अच्छा नहीं है, जो चीज नुकसान के योग्य है, उसे नुकसानदायक कह सकते हैं। तो बेनफुल हार्मफुल को दिखाता है, सीधा सीधा कहना है बेनफुल एंड हार्मफुल इज इक्वल टू, ये दोनों एक बराबर है, नहीं होना है। उल्टा पूछ रहा है, उल्टे चीजों के, बेलफुल और बेनफुल देख लेना, एक है बेन और फूल। बेन एक्चुअली ये बना है बेन से, बेन प्लस फूल। जब दो शब्दों को आप जब दो शब्दों में आप सफिक्स जब फुल लगाते हो तो एक एल को मिटाना पड़ता है, जैसे ब्यूटीफुल, हर चीज में आपने लिखा हैंडफुल, थोड़ा स्पेलिंग भी सीख लो, हैंडफुल है। अब हैंडफुल में जब जोड़ोगे, जब दोनों को मिलाओगे तो ये हो जाएगा हैंड, और फुल में से एक एल डिलीट हो जाएगा। मैंने लिखा ब्यूटी, देखो ब्यूटी प्लस फूल, अब जो दो शब्दों को जोड़ोगे तो ये क्या बन जाएगा, ब्यूटी का बन गया ब्यूटी, और वाई को आई में चेंज करो, फुल, ब्यूटीफुल। क्लियर, ऐसे बहुत सारे, स्पूनफुल, हैंडफुल, आम, सब हो जाएंगे। तो वही है, बेन और बेल दो शब्द है। तो बेनफुल का मतलब नुकसानदायक यहां पर है। अब देखो, क्रूएल का मतलब होता है निर्दयी, हत्यारा। डिजास्ट्रस है, डिजास्टर्स को दिखाता है, ये भी खतरनाक टाइप का है, तो लकी कह सकते हो, लकी है ये, डिस्ट्रॉय से बना है, डिजास्टर्स। क्लियर, हाँ। नेक्स्ट देखो, आ जाओ,
अब ध्यान से देख लो, मैं फटाक से जो इडियम्स फ्रेजेस करा देता हूं, 10 इडियम्स भी कर लो आप, थोड़ा सा स्पीड में हम बढ़ेंगे। लेकिन द पॉपुलेशन ऑफ आवर कंट्री इज इंक्रीजिंग बाय लिप्स एंड बाउंड्स, यानी पॉपुलेशन का मतलब देखो, पॉपुलेशन का मतलब होता है जनसंख्या, लोगों का पॉपुलेशन, पीपल का, पीपल जो है, पीपल के लोगों का जब घनत्व तो ज्यादा होता है उसे पॉपुलेशन कहते हैं। ऑफ आवर कंट्री, हमारे कंट्री का जो पॉपुलेशन है, इंक्रीजिंग, बढ़ रहा है, बाई, अब बढ़ रहा है कैसे, बहुत धीरे धीरे। अब निकाल लो सेंस, क्या धीरे धीरे ना, धीरे धीरे नहीं, इरेगुलरली, यानी इरेगुलर का मतलब होता है जो रेगुलर ना हो, रेगुलर बढ़ रहा है, रेगुलर, इरेगुलर नहीं है। वेरी सिस्टमेटिकली, बहुत सिस्टम से चल रहा है। सिस्टम का मतलब यह है कि एक गांव में अगर 10 घर हैं तो 10 घर में, एक घर में यानी 10 के 10 घर हैं, उनमें प्रत्येक घर में 2-2 बच्चे हैं। सब कैसा है, पता चला कि अगर एक कोई सोचा कि थोड़ा बचा लेते हैं, देश को संभालते हैं, और देश को संभालने के लिए यहां पर देश को संभालने के लिए हम एक ही बच्चा किए, पता चला कि हमारे हिस्से का तो बगल वाला 4 कर दिया है, कहां से संभलेगा देश। तो वेरी सिस्टमेटिकली तो है ही नहीं, वेरी क्विकली, बहुत तेजी से बढ़ रहा है, क्विकली बढ़ रहा है। सेंस निकालो, सेंस पढ़ो इसको। नेक्स्ट देखो, द वेट अप द प्रॉज एंड कॉन्स इज टू। देखो प्रॉज एंड कॉन्स को समझाता हूं। प्रॉज एंड कॉन्स का मतलब होता है, ध्यान से समझना, यानी प्रॉज एंड कॉन्स का मतलब होता है कि सारी चीजों को समझते हुए, यानी किसी भी चीज को जब आप बेहतरीन तरीके से समझते हो, जब आप उसको एग्जामिन करते हुए चलते हो, गो थ्रो करते हो, उसको कहते हैं प्रॉज एंड कॉन्स। क्या है, मेजर एंड इंग्रेडिएंट, ऑब्जर्व एटिकेट, कंसीडर ऑल फैक्ट, पोस्टपोन एक्शन। ध्यान से सुनना, यहां पर दिखाता है कि जब आप किसी भी चीज को, प्रॉज एंड कॉन्स का मतलब देखो, प्रॉज एंड कॉन्स का एक और मतलब होता है कि इनकम एंड आउट, इनपुट एंड आउटपुट, इनसाइड आउटसाइड, सारी चीजों को, जब आप सारी चीजों के बारे में बात करते हो तो कंसीडर ऑल फैक्ट। ऑल फैक्ट का मतलब है कि क्या इनस है और क्या आउट्स है, क्या फायदा है क्या नुकसान है, उसे प्रॉज एंड कॉन्स कहते हैं। फायदा नुकसान, अनलेस यू ग्रीस हिज पाम ही विल नॉट डू योर वर्क, यानी जब तक उसके हाथ में ग्रीस नहीं लगाओगे तब तक तुम्हारा काम करने वाला है नहीं। तो ब्राइब ही, जब तक उसे तुम ब्राइब नहीं करते हो, यानी घूस नहीं देते हो। ब्राइब का मतलब क्या होता है, घूस, घूसखोरी। अब देखो, टॉक टू हिम, जब तक बात नहीं करते हो, नहीं, बिल्कुल नहीं। फ्लैटर, चापलूसी नहीं करते हो, ये तो कुछ मिल रहा था लेकिन ये नहीं है। जब तक तुम उसे मारते नहीं हो तब तक नहीं, जब तक तुम उसे घूस नहीं देते हो। ग्रीस द पाम का मतलब क्या होता है, घूस देना। नेक्स्ट देखो, द पुलिस क्लोज द बुक ऑन द मर्डर केस। क्लोज द बुक का मतलब होता है किसी भी चीज को बंद करना। जैसे क्लोज मतलब बंद, और बुक का मतलब क्या है, किताब, यानी किताब बंद करने का मतलब, जैसे अभी मैं बोलूं कि चलो ठीक है फिर आज यहीं तक रखते हैं, तो आपने क्या कर दिया, क्लोज योर बुक कर दिया, मतलब काम आज का बंद कर दिया, काम करना बंद करना। सॉल्व द केस ऑफ, बिल्कुल नहीं। क्लोज देखो, ओपन होता ना, ओपन तो किसी चीज को पॉजिटिव देता, क्लोज क्या दिखाता है, नेगेटिव। तो सॉल्व नहीं होगा, स्टॉप वर्किंग इन, किसी चीज में काम करना। हैंडल द केस ओवर द अनदर एजेंसी, बिल्कुल नहीं। रिफ्यूज टू टेक अप, बिल्कुल नहीं। स्टॉप वर्किंग, किसी काम को बंद करना। सर आप देखने में यंग हैं बट आपके पास पढ़ाने का तरीका बहुत अलग है, आप हम लोगों को समझते कि, हाँ चलो कोई बात नहीं। एज एंड एक्सपीरियंस कम्स टुगेदर, इंग्लिश में एक बहुत बड़ा कहावत है, लेकिन मैं इसको नहीं मानता। आई डोंट बिलीव इन दैट। मैं उन चीजों में एतबार नहीं करता, विश्वास नहीं करता, क्योंकि हमारी भारत की ऐसी भूमि है, अष्टावक्र की धरती है, जहां पर एक महाराज जनक की सभा में, जनक को आप जानते हैं, जो सीता जी के पिताजी हुआ करते थे, जनक नंदनी, तो वही है जनक। उनकी सभा में मात्र 14 साल का लड़का आचार्य को शास्त्रार्थ में हरा देता है। 14 साल का लड़का। एक और केस आया, एक मात्र 11 से 12 साल का लड़का, इतिहास का इतना बड़ा ज्ञाता, इतिहास का इतना बड़ा नॉलेज रखने वाला बच्चा, जिसके नाम पर डाक टिकट जारी है। वो कहते हैं कि इतिहास का इतना बड़ा जानकारी रखने वाला है वो, कि गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम दर्जित है उसका। नहीं, एक्स ग्रुप में कोई रीजनिंग नहीं आती है, तो क्या हो गया, क्लोज द बुक। नेक्स्ट देखो, टू बी ऑल एट सी। देखो ऑल एट सी का मतलब होता है कि किसी चीज में आप कंफ्यूज हो जाना, परप्लेक्स हो जाना। बताया था ना कि जैसे वास्को डिगामा वाला केस वाला,
सर हम भूल जाते हैं, कैसे याद करें प्लीज बताइए। देखो बेटा, भूलना इंसान की फितरत है। आप साइकोलॉजिस्ट के पास जाओ, वो आपको यही बताएगा कि आप भूल रहे हो, इसका मतलब मेडिकली और मेंटली आप अच्छे हो। क्योंकि भूलना ऐसी चीज है कि जो कि इंसान के पास होनी चाहिए। आप रोड पे निकलते हो, आपको बहुत सारी गाड़ियां दिखती हैं, गाड़ियों का नंबर प्लेट दिखता है, क्या वो सारे नंबर प्लेट के नंबर याद होते हैं? लेकिन अगर याद होने लगा तो जीना मुश्किल हो जाएगा, रात को नींद नहीं आएगी। घर में लोग मर जाते हैं, 4 दिन 5 दिन 10 दिन 20 दिन के बाद लोग भूल जाते हैं, शायद कभी कभी फिर याद आता है। लेकिन अगर इंसान ना भूले तो पागल हो जाएगा, ब्रेन हैमरेज हो जाएगा, मर जाएगा। तो ये कोई दिक्कत नहीं है। आप अगर भूल रहे हो कोई बात नहीं, नई चीजों को भूलना है, दिमाग भुला देता है उन चीजों को। आपके अपने दोस्तों के जो बचपन में पढ़े थे, उनमें दोस्तों के कुछ नाम नहीं याद होगा, बहुत से ऐसे दोस्त थे, मुझे खुद याद नहीं है, 2-4 ही हैं जो कांटेक्ट में है, तो याद है अभी, बाकी सब भूल जाते हैं। तो भूलने पर टेंशन मत लेना। अब जैसे बहुत सारे लड़के निराश हो जाते, सर मेरा दिमाग ही नहीं है, ऐसा। आप नए जमाने के बच्चे हो, थोड़ा सा समय दो। किसी चीज को अगर भूल रहे हो, 1 बार नहीं 2 बार पढ़ो, 3 बार पढ़ो, 4 बार पढ़ो, याद हो जाएगा। और सारी चीजों को समझो एक बार ध्यान से। आप समझ लिए, एग्जाम से पहले मेरे पास बच्चे बहुत सारे आते हैं कि सर मैं आपका क्लास नहीं करता हूं, इसलिए नहीं करता हूं क्योंकि वो चीजें अभी तक याद है, मेरा सिलेक्शन इस वजह से नहीं हो पाया था पिछली बार, मैं उस पर काम कर रहा हूं। जैसे 1 महीना एग्जाम होगा, मैं आपके सारे कॉन्सेप्ट को रिवाइज कर लूंगा। बढ़िया से नोट्स बनाओ, सामने रखो, इसकी पीडीएफ आज ही अपलोड करवाता हूं इसकी। देखो, टू बी ऑल एट सी का मतलब यही होता है, लॉस्ट एंड कंफ्यूज, भूल जाना, चकरा जाना, बैफल हो जाना, परेशान हो जाना। नेक्स्ट वर्ड है आपका अबोल्ड फ्रॉम द ब्लू। अबोल्ड फ्रॉम द ब्लू का मतलब होता है कि जो अनएक्सपेक्टेड इवेंट हो जाए, यानी कि ऐसा इवेंट, देखो, अनएक्सपेक्टेड इवेंट, एन अनप्लीजेंट इवेंट, एन एक्सप्लिकेबल इवेंट, एंड डिलेड इवेंट। ध्यान देना, इस क्वेश्चन ये आधा अधूरा है, ध्यान से सुनना। अब बोल्ड फ्रॉम द ब्लू का मतलब होता है इस दोनों को मिलाओ, इस दोनों को, इसका एक ऑप्शन और रहना चाहिए, सी एंड डी बोथ, इसके साथ है एन अनएक्सपेक्टेड, एन यानी इसको जोड़ दो एंड से, इवेंट एक जगह लगाओ, इसको हटाओ, एन को भी हटाओ और यहां एंड कर दो, यानी एन अनएक्सपेक्टेड एंड अनप्लीजेंट इवेंट को कहते हैं अ बोल्ड फ्रॉम द ब्लू। यानी अनएक्सपेक्टेड तो है लेकिन अनप्लीजेंट भी नहीं। अनएक्सपेक्टेड का मतलब होता है, अनएक्सपेक्टेड क्या है? अनएक्सपेक्टेड दिखाता है कि जो जिसका आप उम्मीद, एक्सपेक्ट का मतलब होता है उम्मीद करना, और अनएक्सपेक्ट का मतलब होता है अचानक से, जिसकी उम्मीद नहीं किए हो उसको कहते हैं अनएक्सपेक्टेड। और अनप्लीजेंट, अभी बताया ना, प्लीजेंट का मतलब होता है अच्छा और अनप्लीजेंट का मतलब होता है बुरा। अब अनएक्सपेक्टेड घटना अच्छी भी हो सकती है और बुरी भी हो सकती है। अब मान के चलो किसी नौकरी का ज्वाइनिंग लेटर आ गया, तो क्या है वो? एक अनएक्सपेक्टेड तो है, पता नहीं था लेकिन अच्छा है। लेकिन डाक वाला आया और किसी का शादी का कार्ड दे दिया, और ऐसा कार्ड था कि देख के दिल की बीमारी लग गई, देख के हालत खराब हो गया, तो ये भी अनएक्सपेक्टेड है लेकिन क्या है? अनप्लीजेंट है। वहां पर वो प्लीजेंट है और यहां पर ये अनप्लीजेंट है। तो ये फर्क होना चाहिए। अब बोल्ड फ्रॉम द ब्लू का मतलब ये है कि जो अनएक्सपेक्टेड भी है और अनप्लीजेंट भी है, इसको सही कर लेना। नेक्स्ट देखो, टू बाइट द डस्ट, टू बाइट द डस्ट का मतलब वही होता है धूल फांक देना। धूल को फांकने का मतलब क्या है? अब देखो, बाइट का मतलब होता है खाना, इट नहीं होगा, इट नहीं होगा, इट नहीं होगा। अच्छा जी, हैव नथिंग टू इट, तो फिर नन ऑफ दीज है, नन ऑफ दीज ऑप्शन दे दिया ना, तो फिर यही है। आगे बढ़ो। इट वॉज अ रेड लेटर डे इन द हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड। इट वॉज यानी ये क्या था? एक रेड लेटर डे था। यानी एक रेड लेटर डे का मतलब क्या है? अब अ डे विथ ब्लडशेड, डेंजरस नोट, अबाउट है ना, अबाउट द डिस्ट्रक्शन, बिल्कुल नहीं। अ डे मेमोरेबल फॉर सम जॉयफुल इवेंट, यानी एक मेमोरेबल डे होता है और जॉयफुल इवेंट को या डे को कहते हैं रेड लेटर डे। देखो, धीरे धीरे प्रैक्टिस करोगे आप तो आपको, अब यहीं से प्रैक्टिस मैं स्टार्ट कर दिया हूं, अब इतना प्रैक्टिस करवा दूंगा कि एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे ही लगेगा, इसी में से तो आएगा। जॉन्स ऑफर ऑफ हेल्प वॉज टर्न डाउन बाय द पुलिस। टर्न डाउन का मतलब होता है मना कर देना। टर्न डाउन का मतलब क्या होता है? रिफ्यूज कर देना। जैसे टर्न डाउन, टर्न अप
हामी भर देना, टर्न डाउन मना कर देना, टर्न डाउन रिफ्यूज कहलाता है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, टू फ्लॉग अ डेड हॉर्स। टू फ्लॉग अ डेड हॉर्स, देखो हॉर्स है तो हॉर्स नहीं होगा, यानी हॉर्स को नहीं दिखाता है। ये ऐसे काम को होता है कि कोई ऐसा आप काम कर रहे हो जिसका अल्टीमेट जो रिजल्ट है वो अच्छा नहीं आने वाला है, या फिर उसका रिजल्ट आएगा ही नहीं, उसको कहते हैं टू फ्लॉग अ डेड हॉर्स। यानी फ्लॉग अ डेड हॉर्स का मतलब यह है कि कोई ऐसा रिजल्ट, यानी टू अटेम्प्ट टू डू द इम्पॉसिबल, वेस्टर वंस एफर्ट टू टेक एडवांटेज ऑफ अ वीकनेस। ये भी नहीं है, आप दो ऑप्शन देख लो, टू अटेम्प्ट प्रयास करना, टू डू द इम्पॉसिबल इम्पॉसिबल को पाने की चाहत रखना, और है वेस्टर वंस एफर्ट यानी एफर्ट्स के वेस्ट करना। तो यहां पर ये अप्रोप्रिएट है, टू अटेम्प्ट टू डू इम्पॉसिबल यानी कोई ऐसा काम करना जिसका रिजल्ट नहीं होना है। इम्पॉसिबल है ये, पॉसिबल मतलब संभव, इम्पॉसिबल मतलब असंभव। तो आई होप जितना सिखाया जितना समझाया समझ में आया होगा। ऐसे ही हंसते रहो, मुस्कुराते रहो और जी जान लगा के मेहनत करो। जितना भी पढ़ो बढ़िया से पढ़ो, और बिल्कुल एग्जाम में रिजल्ट कैसे भी होगा, दुनिया की ताकत नहीं रोक सकती है। सर आपको 45 डिग्री में झुक के प्रणाम। अच्छा जी, चलिए, थैंक यू वेरी